सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यो योद्धा सीरीज का आज एक और वीडियो एग्रीकल्चर, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 9 मार्क्स का चैप्टर है। अब बोलोगे नहीं सर 5 ही मार्क्स का है। भैया 4 मार्क्स का तो पक्का आ रहा है। 1 मार्क्स आपका मैथ में आएगा, 4 मार्क्स ऑप्शन का भी आएगा। तो अगर आपको बाकी कोई चैप्टर का आंसर नहीं आ रहा, आपने एग्रीकल्चर पूरा अच्छे से कर लिया है, तो सेक्शन डी में जो 4 मार्क्स वाले हैं उसमें 2 क्वेश्चंस आप यहीं से अटेम्प्ट कर सकते हो, 8 मार्क्स उठा सकते हो। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। दूसरी चीज कि बच्चों को ये चैप्टर देख के ना पढ़ने का मन नहीं करता। बहुत बड़ा चैप्टर है और उसमें चीजें याद रखने में दिक्कत होती है कि टेम्परेचर याद रखो, रेनफॉल याद रखो, वगैरह वगैरह, सॉइल का टाइप याद रखो। बिल्कुल दिक्कत होती है बच्चों, सभी को दिक्कत होगी। आपको क्या, मुझे भी याद करना है तो मुझे भी दिक्कत होगी। लेकिन क्या है ना, आपको एक तरीके से याद करना है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो, मैं बीच में जब आंसर्स एक्सप्लेन करता चलूंगा आपको, ये टॉपिक्स के बीच में जो पॉइंट्स वगैरह बताता चलूंगा, तो उसमें एक चीज का मैं आपको हिंट देता चलूंगा कि आपको कितनी चीजें दिमाग में रखनी है। सब कुछ याद नहीं रखा जा सकता, तो कुछ काम की चीजें आपको याद रखनी है। मैं उन्हीं के आपको बीच में हिंट देता जाऊंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। चैप्टर गलती से भी छोड़ना नहीं। मैं बोल रहा हूं आप कोई और चैप्टर जिसको फुल मार्क्स स्कोर करना है, भाई वो तो जाहिर सी बात है सब कुछ करेगा। जिसे ठीक ठाक मार्क्स लेके पास हो जाना है, ज्यादा करने जैसा, जिसने शुरू से मतलब मेहनत नहीं की है, लास्ट में मेहनत कर रहा है, उसको लग रहा है कि सब नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए भी है कि भाई अगर छोड़ना है तो कोई और चैप्टर छोड़ना, इसको मत छोड़ना, ठीक है। मैं बता रहा हूं, इसको अगर अच्छे से करोगे 9 मार्क्स आपके बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। तो पहली चीज बता रहे कि इंडिया अग्रेरियन कंट्री क्यों है, ठीक है। अब बात यह है ना कि बच्चे सोचते हैं कि 4 मार्क्स का है अगर, तो सीधा बड़े बड़े वाले ही आंसर क्यों ना याद करें। ऐसा नहीं है बच्चों, उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स 2-2 मार्क्स के 2 भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ए बी करके, या ए सीधा लिख देंगे ये और ये बताओ, तो 2 मार्क्स के 2-2 क्वेश्चन को जोड़ के भी 4 मार्क्स बनाया जा सकता है। चांसेस कम है लेकिन किया जा सकता है, ठीक है। तो बता रहे अग्रेरियन कंट्री क्यों है, क्योंकि 60% इंडिया का जो लेबर है, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, ठीक है। एग्रीकल्चर हमें खाना देता है, रॉ मटेरियल भी देता है। हमारे देश का जो टोटल प्रोडक्शन है सारा वैल्यू का, उसका 22% एग्रीकल्चर से आता है। हमारे एक्सपोर्ट में जो हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं चीजें, उसका भी 18% हमारा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आता है। हमारी इकोनॉमी जो है वो ज्यादातर देखें तो मेनली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, और इस वजह से इंडिया एक अग्रेरियन कंट्री है। ये सारे पॉइंट्स ऐसे दिमाग में रखने हैं। फिर बात कर रहे हैं, हमारे देश में 2 से ज्यादा क्रॉप्स एक ही साल के अंदर उगाए जाते हैं सेम पीस ऑफ लैंड से, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत अच्छा है, फर्टाइल प्लेन्स है हमारे पास, जमीनें अच्छी हैं, फर्टाइल है। इसके अलावा इरिगेशन की फैसिलिटीज है हमारे पास, स्किल्ड और हार्ड वर्किंग फार्मर्स हैं। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पूरे साल में कई बार कई तरह के क्रॉप्स उगाने के लिए सुटेबल है। अब बता रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी इंडिया का एग्रीकल्चरल फील्ड बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, जिस हिसाब से होना चाहिए था ग्रोथ, उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हुआ है। क्या रीजन है, तो रीजन है कि हमारे यहाँ जनरली जो किसान है पुअर और अनएजुकेटेड है, पढ़ा लिखा नहीं है और गरीब है, ठीक है। दूसरा, फैसिलिटीज इरिगेशन की जो है वो इनएडिक्वेट है, बराबर नहीं है, जितनी चाहिए उतनी नहीं है। बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है लोग, तो बारिश तो बराबर होती नहीं है, कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, इरेगुलरिटी है। पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारा खर्चा ही बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे इन चीजों को। फैमिली साइज बड़ी है, तो क्या है ना भाई, जो किसान बेचारा है उगाता है, उसकी फैमिली के लिए ही सब खत्म हो जाता है। स्मॉलर फार्म्स, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो छोटे छोटे फार्म्स में बढ़ गए हैं, कम फार्म आता है लोगों के हाथ में, तो उस वजह से वहां प्रोडक्शन कम हो पाएगा। एक्सपेरिमेंटेशन की कमी, हमारे यहाँ लोग एक्सपेरिमेंटेशन पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, नई नई चीजें तलाश नहीं रहे। लेस यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जो किसान गरीब है वो लोग केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर पाते हैं, तो कम यूज होने की वजह से प्रोडक्शन भी कम होता है। मॉडर्न मशीनरीज का यूज और साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिकली चीजों को किया जाए, एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाए, ये हमारे यहाँ बहुत कम लोग करते हैं, ज्यादातर लोग इस चीज से दूर हैं। एजुकेटेड जो लोग हैं वो लोग एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते हैं, वो भाई ऐसे ऑफिस में जाकर काम करना चाहते हैं एसी में बैठकर।
तो इस वजह से, और समाज में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का स्टेटस लोअर है। लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो जाके मजदूरी करना पड़ेगा, खेत में काम करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो एक स्टेटस हमारे यहाँ, क्योंकि भाई गरीबी देखी गई है किसानों में, तो भाई जाहिर से बात है स्टेटस लोअर रखा जाएगा। लेकिन किसान पैसा कमाने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका स्टेटस बढ़ जाएगा। आप भी पढ़े लिखे होके कर सकते हो। अच्छा, बात है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो किस तरह से फार्मिंग को हम क्लासीफाई करते हैं कि आप वहां इरिगेशन कैसा करते हो, ठीक है, वहां से आउटपुट कितना मिलता है हमको, किस तरह का मिलता है, और इकोनॉमिक रिटर्न कितना मिलता है, कमाई कितनी होती है, उस हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला है सब्सटेंसेस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग नाम से पता चलता है कि सिर्फ अपना भरण पोषण, अपनी फैमिली का गुजारा करने के लिए जो खेती की जाती है, इसको हम सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं सॉरी। तो यहाँ पर क्या है ना, हमारे जो किसान वगैरह है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। इस वजह से वो कॉस्टली सीड्स को, फर्टिलाइजर्स को, इंसेक्टिसाइड्स को, पेस्टिसाइड्स को खरीद नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो छोटे से पीस में, अच्छा, और ऊपर से खेत भी कम है उनके पास, तो उस छोटे से हिस्से में वो लोग बहुत छोटे मोटे तरीके से खेती करते हैं, जो कि उसकी फैमिली के लिए सब सफिशिएंट है, उसकी फैमिली के मेंटेनेंस में ही उसका काम चल पाता है। इस वजह से हम इसे कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। फिर दूसरा हमारा क्या, ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में क्या है कि जहां इरिगेशन की फैसिलिटीज इनएडिक्वेट है, पानी वगैरह अच्छे से अवेलेबल नहीं है, तो क्या होता है, कभी एक बार बारिश हो गया तो बारिश के बाद हल्का फुल्का जो मॉइस्चर बचा है सॉइल के अंदर, उसके बेसिस पर हम खेती कर लेते हैं, ह्यूमिडिटी के बेसिस पर, उसको हम कहते हैं ड्राई फार्मिंग, ठीक है। अब इसमें हम कैसी चीजें उगाते हैं, ज्वार, मिलेट और पल्सेस, ऐसी चीजों को हम ड्राई फार्मिंग के तहत उगाते हैं। अब गुजरात के अंदर हम व्हीट और ग्राम दोनों ही ड्राई फार्मिंग मेथड में उगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है सारी चीजों को। वेट फार्मिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग का ही पूरा शॉर्ट नोट दे सकते हैं 4 मार्क्स में, ठीक है। अब सब चीज, अब 4 मार्क्स का है तो भैया 8 से 10 पॉइंट आपको लिखने हैं, तो सबके 2-2, 3-3 पॉइंट लिखोगे तो अभी 10 पॉइंट हो जाते हैं, तो इतना टेंशन नहीं लेना है, तो उस हिसाब से याद करो, ठीक है। वेट फार्मिंग। वेट फार्मिंग में क्या है, हैवी रेन जहां होता है और या फिर इरिगेशन की फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, वहां हम वेट फार्मिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब क्योंकि पानी वानी इरिगेशन अच्छा है तो एक से ज्यादा क्रॉप्स हम वहां पर उगा सकते हैं। अच्छा, फिर क्या बात कर रहे हैं, कैसे कैसे क्रॉप्स उगाते हैं, पैडी, सुगर केन, कॉटन, व्हीट वगैरह, जिनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, ऐसे क्रॉप्स यहाँ पर उगाते हैं वेट फार्मिंग मेथड के तहत। फिर बात करें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी जूम कल्टीवेशन। इसमें होता क्या है, जंगलों को मतलब काटते हैं, लकड़ियों को जला देते हैं, या फिर काट देते हैं तो सीधा ही जला देते हैं, और फिर वो जमीन को खाली करके वहां पर खेती की जाती है, ठीक है। 2-3 साल तक वहां खेती करते हैं जब तक उसकी फर्टिलिटी मेंटेन्ड है, जैसे ही पूरा फर्टिलिटी खत्म हुई वहां से कहीं और चले जाते हैं, है ना। तो इसीलिए शिफ्टिंग करते रहते हैं, तो इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। जनरली सेरेल्स और वेजिटेबल्स वगैरह हम इस तरह की फार्मिंग में उगाते हैं। अब क्योंकि ये बहुत प्रिमिटिव टाइप की फार्मिंग है, इसलिए इसमें बहुत कम प्रोडक्शन हमको मिलता है। उसकी एक तरह से सब्सिस्टेंस फार्मिंग में भी इसको तुम काउंट कर सकते हो, सिर्फ उसकी फैमिली का गुजारा चल सकता है किसान के। प्लांटेशन एग्रीकल्चर भैया ये पूरा का पूरा बिजनेस एक्टिविटी है, पैसा कमाने के पर्पस से इसको किया जाता है। इसमें रबर, टी, कॉफी, कोकोआ, ऐसे महंगे मतलब प्रोडक्ट्स जो कि ज्यादा इनकम दे सकते हैं किसानों को, ऐसी चीजों को उगाया जाता है और बड़े स्केल में उगाया जाता है, ठीक है। कुछ फ्रूट्स के भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अच्छा, यहां पर बता रहे हैं कि इसमें ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है, माल बहुत तगड़ा लगता है, खर्चा बहुत लगता है, स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत स्पेशल टाइप के क्रॉप्स हैं, तो इनका बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के साथ किया जाता है। तो भाई स्किल चाहिए लोगों के अंदर, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, मशीनरीज बहुत सारी इस्तेमाल होती हैं इसके अंदर, फर्टिलाइजर्स अच्छे खासे यूज होते हैं, और हर तरफ से प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि भाई माल अच्छा मिलने वाला है इसको बेच के, तो लोग चोरी भी करने का रिस्क है, जो लोग चुरा ले जाएंगे, तो इसलिए प्रोटेक्शन वगैरह भी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की फैसिलिटीज भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पर ये फार्मिंग की जाती है। बता दो कई कई किलोमीटर तक इसी की खेती होती है, जैसे टी प्लांटेशन वगैरह, तो भाई वहां ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ से सामान दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। इंटेंसिव फार्मिंग ये भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, अच्छे से अच्छा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेने के पर्पज से किया जाता है। इसमें हम मैकेनाइज्ड तरीका यूज करते हैं, मतलब मशीनरीज वगैरह का इस्तेमाल होता है, इरिगेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और बाकी मशीनरीज का इस्तेमाल होता है। जनरली हम इसमें कैश क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे पर हेक्टर प्रोडक्शन हम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। अब प्लांटेशन वाले में और इसमें क्या फर्क है, जनरली ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं, पर ये ना कोई एक अकेला किसान भी अपने लिए कर सकता है, पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर मतलब बहुत बड़ा हो गया, इसके कंपैरिजन में भी वो बड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि ना ज्यादातर पर्पस होता है कि पैसा कमाना, इसलिए इसको हम कमर्शियल फार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये कि आप सेम पीस ऑफ लैंड से प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हो। अगर किसान है, गरीब है, वो वहां से छोटा मोटा अपना खर्चा करके
जितना प्रोडक्शन निकालता है उसकी फैमिली के लिए गुजारा चलता है। लेकिन अगर उसी पीस पर मॉडर्न मशीनरीज का और फर्टिलाइजर्स सबका इस्तेमाल किया जाए तो प्रोडक्शन वहां से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, तो उस केस में वो कहलाएगा इंटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, फिर बात करें अपन फार्मिंग के मेथड्स की, तो मेथड्स में है ऑर्गेनिक, सस्टेनेबल, मिक्स फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम से पता चल जाता है कि ऑर्गेनिक तरीका है, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, इन सबका बुरा असर पड़ता है उन सब्जियों पर या फ्रूट्स पर या जो भी चीज आप उगा रहे हो, और वो अल्टीमेटली हमारे बॉडी में एंटर होता है तो हमको भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि हाइजीन ऑफ द पीपल यानी हेल्थ समझ लो कि उसको नुकसान पहुंचाता है। मोर डैमेज इज कॉस्ट टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। फिर बता रहे हैं कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी खराब हो जाती है। आप थोड़े टाइम तक तो उसमें से उगा के अच्छा खासा प्रोडक्शन निकाल लेते हो, लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ सालों में, मतलब मान लो 3-4 साल तक आपने जम के वहां से खेती कर ली, उसके बाद वो सॉइल वहां की खराब हो जाती है, फर्टाइल नहीं रह जाती। ठीक है, अच्छा, तो बाद में क्रॉप प्रोडक्शन पर उसका बुरा असर पड़ता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से क्या होगा, आप ना यूरिया और बाकी केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल न्यूट्रिशन है आपके सॉरी मैं थोड़ा आगे पहुंच गया, ये वाला पॉइंट पहले एक्सप्लेन कर लेता हूं। फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द क्रॉप, डंग, अर्थवॉर्म फर्टिलाइजर। अब देखो गोबर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है मैन्योर के तौर पर, अर्थवॉर्म से बनने वाले फर्टिलाइजर, कंपोस्ट मैन्योर वगैरह, वर्मी कंपोस्ट वगैरह हम यूज करते हैं। फिर काउ यूरिन और नीम, इन सब का इस्तेमाल, ये तो फर्टिलाइजर की जगह पर यूज हो जाएंगे, केमिकल फर्टिलाइजर की जगह पर। ये कहां यूज होंगे, वो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जहां यूज करते हैं उसकी जगह पर काउ का यूरिन, नीम से बने हुए कुछ सॉल्वेंट्स हैं, बटर मिल्क, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर छिड़की जाती हैं, उससे उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं बोला है फुल ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, क्योंकि नेचुरल न्यूट्रिशन उनके अंदर मेंटेन्ड होता है। ठीक है, उसका नेचुरल टेस्ट होता है, मतलब टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा, स्वीटनेस, फ्रेग्रेंस, स्मेल वगैरह सब मेंटेन रहेगा उसका। इसमें बाकी जो चीजें हैं, मिनरल, विटामिन वगैरह भी मेंटेन रहते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स का डिमांड, अच्छा आज की डेट में देखा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग डिमांड में भी चल रही है और इससे अच्छा खासा रिटर्न भी मिल रहा है। आप कई बार न्यूज वगैरह में सुनते होंगे, ऐसे सोशल मीडिया में भी देखते होंगे कि भाई कोई बंदा है, उसने ये महीने की 4 लाख की नौकरी छोड़ के और जो है कि फार्मिंग में आके ऑर्गेनिक फार्मिंग करके पैसा कमा रहा है। ठीक है, अब बात यह है सस्टेनेबल फार्मिंग। अब वो 4 लाख की नौकरी वाला, वो IIT बाबा वाला भी बड़ा फेमस हुआ है बीच में। ठीक है, पर यहाँ वो बाबा तो भाई चलो दुनियादारी छोड़ के अपना मौला बन के घूम रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं, लोग IT को मतलब छोड़कर एग्रीकल्चर में भी पैसा कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बड़ा ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बनता जा रहा है। फिर बात करें सस्टेनेबल फार्मिंग, तो सस्टेनेबल फार्मिंग भाई सस्टेनेबल से नाम से पता चल जाता है टिके। ऐसा नहीं कि आज ही निचोड़ लिया पूरा सॉइल में से और बाद में कल को उगाने के लिए कुछ बचाएंगे, सॉइल बोलेगा ना भैया अब मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, ऐसा नहीं है। आपको सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखना है, इस तरह से फार्मिंग करते हैं तो हम कहते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग। इसमें क्रॉप रोटेशन वगैरह किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल तभी करेंगे जब ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी हो तो ही। बायोटिक कंट्रोल्स फॉर इंसेक्ट्स एंड हार्वेस्ट, वाटर कंजर्वेशन एक्सेट्रा, मतलब जो इंसेक्ट्स वगैरह को कंट्रोल करना है, उनको रोकना है, तो उसके लिए हम बायोटिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। वो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स छिड़क के नहीं करेंगे जिससे सॉइल की फर्टिलिटी खराब ना हो। ठीक है, तो नेचुरल तरीके इस्तेमाल करेंगे और केमिकल्स को तब इन्वॉल्व करेंगे जब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पूरी कोशिश है कि सॉइल का ओरिजिनल जो अपना कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन लेवल है या उसका जो अपना क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग में क्या है कि 2-3 चीजों को एक साथ किया जा सकता है। कैटल रेयरिंग, पोल्ट्री, सेरिकल्चर, फिशरी वगैरह भी फार्मिंग के साथ किया जाता है। जैसे कि देखो ये पैडी के फील्ड में पानी जमा है तो उसमें मछली वगैरह पाल दी, तो ये सब हमारा मिक्स्ड फार्मिंग। अब बात करें इंडिया के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, खरीफ, रबी और जैद। 3 सीजन है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तो खरीफ क्या है जो कि रेनी सीजन में उगाया जाता है, और रबी क्या है जो कि विंटर सीजन में उगाया जाता है, और जैद क्या है जो समर सीजन में यानी विंटर और रेनी सीजन के बीच में उगाया जाता है। फिर बात करें, इसका सीजन है जुलाई से अक्टूबर का, इसका है अक्टूबर में उगाया जाएगा, मतलब इसके बाद इसको उगाया जाएगा, और जब ये फाइनलाइज हो जाएगा तो फिर ये वाले को मार्च से जून के बीच में उगाया जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो अक्टूबर नवंबर में उगाते हैं, मार्च अप्रैल तक इसका काम हो जाता है, तो उसके बाद ये उगता है। ठीक है, क्या क्या चीजें हम खरीफ क्रॉप की तरह उगाते हैं, पैडी, मेज, ज्वार, मिलेट, कॉटन, 3-4 याद रख लेना। इसमें रबी में वीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड वगैरह, इसमें ये 2 मेन तुम आराम से याद रख सकते हो। ठीक है, फिर जैद में देखो पैडी, मेज, देखो पैडी उधर भी है इधर भी है, मेज उधर भी है इधर भी है। ठीक है, तो चीजें मिक्सअप हो सकती हैं। ठीक है, तो जो सेम वही याद कर लो ना, बढ़िया रहेगा, ग्राउंड नट वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अच्छा, जैद में खास करके याद रखना ना, सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह ज्यादा उगाए जाते हैं। ठीक है,
तो ये हो गए हमारे ये सारे क्रॉप्स के टाइप्स, मतलब डिफरेंस बिटवीन तीनों के। फिर बोल रहे हैं मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो देखा जाए तो इंडिया में ग्रेन्स वगैरह बहुत सारी चीजें उगाई जाती हैं, पर उसमें जो ग्रेन्स है ना वो लगभग 75% हिस्से में उगाया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा फोकस हमारा ग्रेन्स के ऊपर है। और हमारे देश का जो टोटल प्रोडक्शन है उसका भी 50% जो है वो ग्रेन्स में से आता है। 75% इसमें उगाते हैं और जो इनकम आती है वो 50% है, ठीक है। अच्छा, पैडी राइस, पहला जो क्रॉप है हमारा इंपॉर्टेंट क्रॉप वो है हमारा पैडी। बोला है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है क्योंकि इंडिया के मेजोरिटी ऑफ हिस्से में उगाया जाता है और ज्यादातर लोग इस पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप कहा गया है। अच्छा, बोल रहा है हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, इंडिया की लगभग आधी पॉपुलेशन इसका इस्तेमाल, इंडिया ही नहीं सॉरी दुनिया की पूरी आधी पॉपुलेशन इसका इस्तेमाल करती है। इंडिया वर्ल्ड में सेकंड रैंक पर आता है पैडी के प्रोडक्शन में आफ्टर चाइना। ये चीनी लोग नंबर 1 पे हैं इसके प्रोडक्शन में। फिर बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो नेट सोन एरिया, जितने एरिया में खेती होती है उसका लगभग 1/4 हिस्से में हम लोग तो पैडी ही उगा देते हैं। टोरिड जोन का ये क्रॉप है जिसको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। टेम्परेचर कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा ठीक है। फर्टाइल और एलुवियल सॉइल की जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि पानी बहुत ज्यादा चाहिए इसलिए रेनफॉल भी 100 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए। कहां कहां होता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। बोला सारे याद नहीं रखने हैं, 2-3 याद रखने, क्योंकि आप जब आंसर्स लिखोगे बड़े आंसर के हिसाब से भी तो इतने सारे पॉइंट्स के साथ ये सब 10-12 लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3 लिखोगे चल जाएगा। और मैप में भी पॉइंट करना है तो 2-3 ही याद रहेगा तो काफी है, ठीक है। तो बेसिकली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये 3 स्टेट्स जो हैं एग्रीकल्चर के मामले में बहुत आगे हैं, खास करके वीट, पैडी इन सब के मामले में। और कुछ सिलेक्टेड क्रॉप्स है तो उनके लिए स्पेसिफिक नाम यहाँ नीचे हमको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से ये हो गया हमारा पैडी। फिर बात करें मोर ह्यूमन लेबर। अच्छा, अभी चल रहा है भैया, खत्म नहीं हुआ है। लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत है, इंसान इसमें मेहनत का काम बहुत ज्यादा है। अब बता रहे हैं इसके अलावा पैडी कल्टीवेशन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह में हो रहा है। देखो पीछे भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो आप कोई एक ही पॉइंट लिखोगे ना। फिर क्या बोल रहे हैं कि 2 से 3 बार ये क्रॉप इंडिया के अंदर जो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, अच्छा हाँ ये कोस्टल एरिया तो भूल गया भाई, यहाँ भी अच्छा खासा खेती होता है, ठीक है, पैडी का, तो आप इनको भी याद रख सकते हो। अब यहाँ क्या बता रहे हैं ना, इन स्टेट्स में 2 से 3 बार, एक ही साल के अंदर 2 से 3 बार पैडी का कल्टीवेशन कर लिया जाता है, मतलब ये स्टेट्स तो भैया तगड़ा प्रोडक्शन दे रहे हैं, था समझ लो। गुजरात के अंदर हमारे यहाँ 1-2 याद रख लो कि भाई सूरत, तापी, पंचमहल इन सब जिलों में पैडी की खेती होती है। पैडी को पानी ज्यादा चाहिए। अब क्या बता रहे हैं कि भाई पानी में पूरी तरह से डुबा के रखना पड़ता है, लेकिन अगर मान लो पानी ज्यादा अवेलेबल नहीं है तो आजकल मॉडर्न टेक्निक्स में स्प्रिंकलर मेथड्स का इस्तेमाल करके भी पैडी उगाया जा रहा है जिसमें पानी का यूज कम होता है। वीट की बात करें तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया का, या ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है भैया। अच्छा, इंडिया के टोटल जो हमारा एरिया उसके 1/3 हिस्से में हम खेती किसकी करते हैं? वीट की, मतलब जितने एरिया में खेती की जाती है उसके 1/3 हिस्से में वीट की खेती करते हैं। हमारे यहाँ देखा जाए तो सब्सटेंशियल फूड है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो है हमारा, वहां बहुत ज्यादा वीट यूज होता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वगैरह की बात करें तो। फिर राबी क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन का क्रॉप है ये। बोल रहे हैं इसको ब्लैक फर्टाइल लोमी सॉइल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ब्लैक फर्टाइल लोमी सॉइल। 75 सेंटीमीटर से ज्यादा का रेनफॉल चाहिए, एनुअल रेनफॉल, ठीक है, एक सीजन का नहीं। फिर वीट कैन बी ग्रोन इन द रीजन ऑफ लेसर रेनफॉल। अच्छा, अगर बारिश कम हो रही है तो वहां अगर इरिगेशन फैसिलिटीज है तो भी आप वीट को उगा सकते हैं। जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है यानी 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाती है वहां इसको आप नहीं उगा सकते, बहुत ज्यादा पानी लगेगा तो क्रॉप खराब हो जाएगी। लेबर रिक्वायरमेंट कम है, पैडी में ज्यादा था, इसमें कम है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बोल रहे हैं कि इंडिया में वीट का जो प्रोडक्शन है वो डबल हो चुका है। फिर बता रहे हैं वीट के बारे में कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, अब भाई पंजाब को वीट बॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा प्रोडक्शन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में होता है। मैंने बोला वीट और पैडी के मामले में 3 स्टेट्स बहुत आगे हैं। बोल रहे हैं कि ये अकेले यही 3 स्टेट इंडिया का 2/3 कंट्रीब्यूशन, इंडिया में जितना वीट प्रोड्यूस होता है उसका 2/3 यही लोग दे देते हैं। फिर बात कर रहे हैं कि इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव होने की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, कैनाल नेटवर्क इन एरियाज में ज्यादा है, पंजाब, हरियाणा इन सब में, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ कल्टीवेशन ज्यादा होता है। स्पेशली पंजाब का नाम देके दिया है कि भैया पंजाब में बहुत ज्यादा है कैनाल नेटवर्क यानी इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है, इसलिए वहां वीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है और उसको कहते हैं वीट बॉल ऑफ इंडिया। गुजरात के बारे में बता रहे हैं, यहाँ का भालिया वीट जो है भाल रीजन का वो बहुत फेमस है। फिर खेड़ा वगैरह में भी प्रोडक्शन होता है, बहुत सारे आइटम्स बनते हैं इससे, रोटली, भाकरी, सेव, सीरो, लपसी, अब ये सबको आपको पता ही है भाई क्या क्या बनता है, ठीक है।
तो ये सब इससे बनता है। इसके अलावा बहुत ही न्यूट्रिशियस है, इसी वजह से इसको हम किंग ऑफ ग्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में इस बार का जो सैंपल पेपर आया है बोर्ड से उसमें व्हीट के बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मेज, बैरली, ये सारे हमारे कोर्स ग्रेन्स है। ठीक है, कोर्स ग्रेन याद रखना, कोर्स ग्रेन में ये सारे आते हैं, बड़े दाने वाले, ठीक है, और रफ दाने वाले। फिर ज्वार बोल रहे हैं कि मोस्ट प्रोड्यूस ग्रेन, जो व्हीट और पैडी है उसके बाद सबसे ज्यादा ज्वार उगाया जाता है। इसको ड्राई सीजन चाहिए, ड्राई लेस रेनी रीजन, ठीक है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए सदर्न पेनिनसुला का जो हिस्सा है हमारा, वहां इसकी खेती अच्छी खासी होती है। खरीफ क्रॉप की तरह, रबी क्रॉप की तरह, दोनों क्रॉप की तरह उगा सकते हैं इसको। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 125 सेंटीमीटर का रेनफॉल, ब्लैक एंड लोमी सॉइल, वही व्हीट वाला जो सॉइल है वही इसको भी चाहिए। अच्छा, फिर बता रहे, देखो जो सॉइल सब में कॉमन है ना, तो वो सॉइल के हिसाब से वो क्रॉप्स को याद कर लो कि भाई उसमें तो यही सॉइल लिखना है, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। बोल रहे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, इन सब स्टेट्स में, गुजरात स्टेट्स में ये सब उगाया जाता है। गुजरात में हमारे यहाँ सूरत और तापी डिस्ट्रिक्ट जो है वो ज्वार प्रोडक्शन के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। मिलेट की बात करें, इसको ग्रेन ऑफ लेबरर्स कहा जाता है, न्यूट्रिशन मिलता है, मजदूर लोग ज्यादा इसको यूज करते हैं। फिर बोल रहे हैं पहले के समय में, आज की डेट में तो भाई सब लोग यूज कर रहे हैं, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, बारिश 40 से 50 सेंटीमीटर, मतलब कम बारिश चाहिए। लाइट सैंडी सॉइल में उग जाता है, रेतीली मिट्टी होगी चलेगा, क्योंकि पानी इसको ज्यादा नहीं चाहिए ना, बारिश हुई भी तो पानी नीचे चला जाए। राजस्थान का, गुजरात का इलाका, उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका, महाराष्ट्र का इलाका, इन इलाकों में ये उगाया जाता है। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात का, मिलेट प्रोडक्शन में बहुत आगे है। मैप में आ सकता है भैया, गुजरात में सबसे आगे जो मतलब मिलेट प्रोडक्शन करता है वो रीजन को लोकेट करो। मेज खरीफ क्रॉप है, सबसे ज्यादा दुनिया में उगाया जाने वाला, पैडी और व्हीट के बाद सबसे ज्यादा जो दुनिया में, इंडिया वाला देखा तुमने, ज्वार तीसरे नंबर पर, दुनिया में तीसरे नंबर पर कौन आता है? मेज आता है। अब ये हिली एरियाज में उगाया जाता है और वहां के जो लोग हैं वहां का ये स्टेपल डाइट है, यानी मेन डाइट है, ऐसा कह सकते हैं। इससे हमको स्टार्च, ऑयल, बायोफ्यूल सब मिलता है, तो इसलिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। स्लोपी रीजन चाहिए, हिली एरिया तो स्लोपी होगा। ब्लैक सॉइल, हार्ड रॉकी सॉइल, इस तरह का सॉइल इसको चाहिए उगाने के लिए। 50 से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसकी रिक्वायरमेंट है। इंक्रीजिंगली यूज्ड एज एनिमल फॉडर, देखो अगर आपको ना टेम्परेचर और वो सब ना याद रहे तो बाकी पॉइंट्स तो आप याद रख सकते हो ना। एनिमल फॉडर के तौर पर इस्तेमाल होता है, पॉपकॉर्न बनाने में इस्तेमाल होता है, भैया थिएटर में जाते हो तो खाते हो, और एडिबल ऑयल भी मिलता है इससे। अच्छा, इसके अलावा ये स्टेट्स हैं हमारे जहां ज्यादा ये उगाया जाता है। गुजरात के अंदर हमारे यहाँ पंचमहल, दाहोद, साबरकांठा और अरवली जिले जो है, यहाँ इसकी खेती ज्यादा होती है। पल्सेस प्रोटीन का सोर्स है, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए जो सोर्स है प्रोटीन का, मेन सोर्स यही है। इसमें ये सारी चीजें आती है हमारे, तुअर, मूंग, ग्राम वगैरह वगैरह। अच्छा, इसमें से तुअर, उड़द, मूंग, मठ जो है वो खरीफ क्रॉप्स हैं, ग्राम, पीस और लेंटिल जो है वो रबी क्रॉप्स हैं। ठीक है, लगभग बोल रहे हैं कि लगभग सारे देश में हमारे यहाँ जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है उसको छोड़ के बाकी हर स्टेट्स में इनको उगाया जाता है। ये कुछ नाम है हमारे, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह। गुजरात के अंदर बता रहे हैं कि तुअर जो है वो वडोदरा में ज्यादा होता है, मूंग और मठ जो है वो कच्छ में ज्यादा होता है, और उड़द जो है वो पाटन में ज्यादा होता है। इसकी वजह से सॉइल में नाइट्रोजन मेंटेन होता है, तो इसीलिए जनरली रोटेशनल क्रॉप्स के दौरान भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक खेती की, बीच में गैप रहा है तो वहां पल्सेस उगा देते हैं, जिसके सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ जाएगा, फिर दूसरी जो कल्टीवेशन की जाएगी उसमें उसको हेल्प मिलेगी। फिर बात करें ऑयल सीड्स की, तो ऑयल सीड्स में भैया बहुत काम की चीजें हैं। क्यों काम की चीजें हैं? इनसे ऑयल तो मिलता ही है, इसके अलावा जो उनका वेस्ट बचता है, ऑयल केक बना दिया जाता है जो कि एनिमल्स के लिए यूजफुल है, या फिर वो बायोटिक नेचर का है तो वो बाकी चीजों में भी यूज होता है, फार्मिंग वगैरह में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, मैन्योर वगैरह की तरह। ग्राउंड नट की बात करें, पहला ऑयल सीड हमारा ब्लैक और लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल का मिक्सचर, ब्लैक या फिर लोमी और सैंडी सॉइल का मिक्सचर आप चाहिए आपको उसको उगाने के लिए। 20 से 25 सेंटीमीटर का सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, 50 से 70 सेंटीमीटर का रेनफॉल। खरीफ क्रॉप है, ठीक है, जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल है, समर में भी इसको उगाया जा सकता है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट्स बहुत आगे हैं इसके प्रोडक्शन में। इंडिया का रैंक सेकंड है, फिर से ये चीनियों के बाद ही आ रहे हैं हम लोग, फर्स्ट पे चाइना है। गुजरात इंडिया के अंदर ग्राउंडनट प्रोडक्शन में, ओहो हो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया में इसके प्रोडक्शन में गुजरात बहुत आगे है, नंबर 1 पे है। गुजरात के भी कौन से जिले? जूनागढ़, गिर सोमनाथ वगैरह। गुजरात में लोग सींग का तेल, ग्राउंडनट का ऑयल, एडिबल ऑयल की तरह बहुत ज्यादा यूज करते हैं।
खिचड़ी विचड़ी भी बनाते हैं तो उसमें तेल डालते हैं ऊपर से और उसको खाते हैं। ढोकला बोकला में भी यूज करते हैं, खीचू में भी यूज करते हैं, आपने देखा होगा। तो गुजरात में ग्राउंडनट ऑयल बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, बहुत प्रेम है गुजरात के लोगों को इससे। तिल ऑयल कई साल से दुनिया भर में यूज होता रहा है और यह है एक खरीफ क्रॉप। साउथ इंडिया में राबी क्रॉप की तरह इसको उगाया जाता है। वैसे तो खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन साउथ इंडिया में राबी क्रॉप है। लगभग सारे स्टेट्स इसको भी उगाते हैं देश भर में। इसका ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इससे ऑयल बहुत सारा मिल सकता है हमको। दुनिया के हर हिस्से में उगाया जाता है। ये गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल इंडिया के मेन स्टेट्स जहां ज्यादा उगता है। गुजरात फिर से भैया फर्स्ट रैंक पर है, ग्राउंडनट में भी और तिल में भी फर्स्ट रैंक पर है हमारा गुजरात। बनासकांठा रीजन जो है, फिर से देखो पीछे भी बनासकांठा है, बनासकांठा सबसे ज्यादा तिल उगाता है और दुनिया भर में तिल का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी इंडिया ही करता है। फिर बात करें रबी क्रॉप है कौन सा, मस्टर्ड यानी सरसों। इसका बहुत सारा यूज है, मेडिसिनल यूज भी है और एडिबल ऑयल की तरह भी यूज होता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सब हमारे मस्टर्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। कोकोनट, कोकोनट में लस्सी मिला के तो प्लांटेशन क्रॉप है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट का। अब आपने गाना ही सुना है अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, तो साउथ में भाई जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा उगता है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, ठीक है, ये आइलैंड वाला एरिया अपना, तो इन एरियाज में बहुत ज्यादा होता है। गुजरात में भी होता है लेकिन कोस्टल एरिया, समंदर का किनारा वाला जो एरिया है। और बोल रहे हैं कि आजकल नई वैरायटी के कोकोनट डेवलप हो गए, शॉर्टर हाइट्स के, छोटी हाइट, और उसमें मतलब क्या है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटी हाइट के प्लांट्स, उसमें अच्छा खासा प्रोडक्शन हमको मिल जाता है कोकोनट का। ऐसे डेवलप कर लिए गए हैं प्लांट्स। ऑयल मिलता है उसके कर्नल्स, उसका जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है उससे हमको ऑयल मिलता है। इसके अलावा इसका पानी बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, पीने में यूज होता है। कैस्टर ऑयल, जिसको गुजरात में लोकली हम लोग दीवेल कहते हैं, खरीफ और रबी दोनों क्रॉप की तरह इसको उगाया जाता है। 64% इंडिया में होता है दुनिया का प्रोडक्शन, तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। इसके बाद चाइना और ब्राजील आते हैं। कहीं तो चाइना वालों को पटक दिया, तो चाइना और ब्राजील हमारे पीछे हैं इसमें। 80%, वो भी इंडिया का भी 80% अकेला कौन गुजरात कर रहा है भैया, तो पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हम ही सबसे आगे हैं। आंध्र प्रदेश, राजस्थान बाकी प्रोड्यूसर्स हैं। बनासकांठा, पाटन और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे गुजरात में, इसके मतलब ज्यादा प्रोड्यूसर्स हैं। इसके अलावा कॉटन सीड, सनफ्लावर वगैरह, पैडी, इन सबसे भी हमको ऑयल मिलता है। तो ये ऑयल सीड्स के ऊपर शॉर्ट नोट आपको आ सकता है, तो इन सब के बारे में एक्सप्लेन करना था। फिर बात करते हैं बिवरेजेस की, मतलब पीने वाले जो चीजें हैं। टी, ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों ही जोन्स में इसको उगाया जाता है। टी की जो पत्तियां हैं और उसके जो छोटी छोटी कलियां हैं, उनको तोड़कर उसको प्रोसेस कर उसका पाउडर बनाकर फिर उससे दाने वाने छोटे छोटे बनते हैं, उसको हम ड्रिंक की तरह यूज करते हैं, चाय पत्ती जिसको कहते हैं। इंडिया प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम टी आफ्टर चाइना, यहां भी चाइनीज लोग हमसे आगे निकल गए, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना, सेकंड पर हम आते हैं। इसके अलावा श्रीलंका, चाइना, इंडिया, ये तीन दुनिया के सबसे लीडिंग एक्सपोर्टर्स हैं टी के, ठीक है, तीनों ही हम पड़ोसी लोग। स्लोपी लैंड की जरूरत है, आयरन कंटेंट अच्छा होना चाहिए सॉइल के अंदर, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, और 200 सेंटीमीटर जैसा रेनफॉल, मतलब बारिश अच्छा खासा चाहिए, पर पानी को भी जमा नहीं रहना चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए, ड्रेन हो जाना चाहिए, ऐसा चाहिए। अच्छा, फिर बोल रहे हैं मतलब ये जो बारिश है ना एक साथ ज्यादा नहीं आए, शावर्स के फॉर्म में आए फिर बंद हो जाए, फिर आए फिर बंद हो जाए, तो गैप गैप पर आना चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट है। असम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब हमारे लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा असम और वेस्ट बंगाल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, 75%, देश का 75% अकेला ये लोग करते हैं। टी को तोड़ने के लिए, उसकी पत्तियों को तोड़ने के लिए बहुत स्किल की जरूरत पड़ती है, इसलिए स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है। काफी पिएगा तो काफी जो है वो स्लोप्स ऑफ माउंटेन के स्लोप्स पर उगाया जाता है। शेड्स में, बड़ी बड़ी ट्रीज के शेड्स में, छांव चाहिए इसको, धूप डायरेक्ट नहीं लगना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट नहीं मांगता है, ऐसा बोला है। फिर बोल रहे हैं कि 150 से 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल, 15 से 28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, ठीक है। यहां भी पानी जमा नहीं रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, इसलिए स्लोपी एरिया में उगाया जाता है। सबसे ज्यादा कर्नाटका, इस बार देखो मैप में पूछा हुआ है हमारे सैंपल पेपर में कि कुर्ग जो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफी का, उसको हाईलाइट करो मैप में, तो कर्नाटका का एरिया, केरला और तमिलनाडु, ये तीन स्टेट्स हमारे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। फिर बोल रहे हैं नट्स में से, जैसे ऐसे ना इसके ऐसे नट्स होते हैं, उसको तोड़ के उसके अंदर से जो चीज निकलती है उसको क्रश कर और फिर उसमें से कॉफी बनाया जाता है। कोकोआ, तो कोकोआ क्या है, कोकोआ के फ्रूट से मिलता है। कोको एक बेवरेज भी है, कई बार आप जाके पीते होगे, वो जहां फलूदा और फ्रूट सलैद वगैरह मिलता है,
और कोको पीते हैं लोग। चॉकलेट, चॉकलेट कोकोआ से बनता है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट का ये क्रॉप है, बहुत ज्यादा बारिश चाहिए उसको उगाने के लिए। अफ्रीका के जो एरियाज हैं वो ज्यादा इसको उगाते हैं। हमारे देश में केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, भाई जाहिर सी बात है हॉट ह्यूमिड और ज्यादा बारिश वाला रीजन चाहिए तो साउथ के एरिया में ही आपको जाना पड़ेगा। तो साउथ के जो हमारे स्टेट्स हैं वो कोकोआ का प्रोडक्शन करते हैं। कॉटन जो कि खरीफ क्रॉप है, कैश क्रॉप है, माल मिलता है डायरेक्ट बेच के। अच्छा, इंडिया सेकंड रैंक पर आता है दुनिया में कॉटन के प्रोडक्शन में। फिर बोल रहे हैं मतलब प्रोडक्शन में, यूसेज में, सब चीज में हम लोग सेकंड रैंक पर हैं। अच्छा, ये जो चीज है कॉटन, रुई जो मिलती है इसको हमको सीड हटा के जो मिलता है उसको हम कहते हैं कॉटन। और कपास जो कि व्हाइट गोल्ड कहलाता है, सफेद सोना, क्योंकि किसानों को अच्छा खासा पैसा दिलाता है। फिर बोल रहे हैं कि इसका जो बीज वगैरह है वो एडिबल ऑयल की तरह उसको क्रश करके उससे ऑयल निकाल सकते हैं, और जो बचा ऑयल केक की तरह है उसको यूज कर सकते हैं जानवरों को खिलाने के लिए। तो ये बहुत काम का है भैया, ऑयल निकालने का जो वेस्ट बचा वो भी यूजफुल है। फिर बोल रहे हैं कि लगभग 6 से 8 महीना लगता है इसको कंप्लीट होने में, क्रॉप को रेडी होने में। फ्रॉस्ट अगर हो गया तो क्रॉप डैमेज हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं चाहिए। तो ये स्टेट्स हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, ये तो भाई जाहिर सी बात है हर जगह पढ़ा हुआ आपने, गुजरात महाराष्ट्र लीडिंग प्रोड्यूसर्स में आते हैं। इसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटका वगैरह भी हैं। अच्छा, फिर बोल रहे हैं कि गुजरात के जो फार्मर्स हैं उन्होंने बीटी कॉटन सीड्स का इस्तेमाल करना चालू कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है कॉटन का, और इस वजह से गुजरात इंडिया में फर्स्ट रैंक पर आता है इसके प्रोडक्शन में। चाहे क्वालिटी की बात करो, क्वांटिटी की बात करो, हर चीज के मामले में बेस्ट प्रोडक्शन जो है कॉटन का वो गुजरात से होता है। फिर बोल रहे गुजरात के अंदर भी है कुछ एरिया है, सुरेंद्रनगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, अगर आपका रीजन होगा तो आप तो अच्छे से याद रख सकते हो। फिर बात करें शुगर केन, शुगर केन एक बहुत ही मेजर क्रॉप है। सबसे ज्यादा शुगर केन इंडिया में ही उगाया जाता है, उगाने के मामले में नंबर 1 है, प्रोडक्शन के मामले में सेकंड है। उसमें नंबर 1 पर कौन है? ब्राजील वाले, ठीक है। मतलब हम ज्यादा उगाते हैं पर कंटेंट कम मिलता है, प्रोडक्शन कम मिलता है। क्या क्या बनता है? शुगर, गुड़, खांडसरी और इथेनॉल, ये सारी चीजें इससे बनती हैं। तो ये तो चीजें पता है, ये भी बनता है इससे, ठीक है। ब्लैक फर्टाइल एलुवियल लावा सॉइल की जरूरत है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 75 से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल। नहीं याद रहता, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट लिख रहे हो, चल जाएगा काम, ठीक है। अगर याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा मतलब गन्ना उगाता है, लेकिन प्रोडक्शन में कौन लीड करता है? महाराष्ट्र। वो सेम केस हो गया, जो इंडिया वो उत्तर प्रदेश का हाल, और जो ब्राजील वो महाराष्ट्र का हाल, ठीक है। साउथ गुजरात में और सौराष्ट्र के रीजन में गन्ना गुजरात के अंदर उगाया जाता है। फिर बात करें जूट की, तो जूट में झूठ नहीं बोलना है भाई, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दुनिया में इंडिया ही करता है। जूट को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। जूट से कपड़े, गनी बैग्स, मैट्रेस वगैरह वगैरह, देखो लिस्ट कर रखे हैं मैंने, ये सारी चीजें बनती हैं। बांग्लादेश से हमारा बहुत ज्यादा कंपटीशन है इसके मामले में, क्योंकि बांग्लादेश में इसके प्रोडक्शन में जो लेबर यूज होता है वो सस्ता लेबर है, ठीक है, और उनका यूज कम है, तो वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादा, इस वजह से हमारे साथ कंपटीशन करते हैं। बोल रहे हैं इसको फर्टाइल और सॉइल चाहिए डेल्टा रीजन का। डेल्टा का एरिया जो बनता है नदियों के बीच में, उस एरिया में इसको ज्यादा उगाया जाता है। सेडिमेंट डिपॉजिट हर साल होना चाहिए, मतलब नया फर्टिलिटी मेंटेन होना चाहिए सॉइल का। ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 30 से 40 सेंटीमीटर का टेम्परेचर चाहिए, मतलब टेम्परेचर अच्छा खासा चाहिए इसको। 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश चाहिए, पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है इसकी। बात करें तो गंगा का जो डेल्टा एरिया, जैसे कि वेस्ट बंगाल का, आसाम का, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, इन सब एरियाज में जूट का प्रोडक्शन होता है। उसमें भी सबसे ज्यादा भाई वेस्ट बंगाल में होता है हमारा, ठीक है। टोबैको, ठीक है, टोबैको, तो टोबैको जो है वो खरीफ क्रॉप है। सैंडी लोमी सॉइल की जरूरत है, 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल इसकी रिक्वायरमेंट है। फिर बात करें तो दुनिया के जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो है चाइना, ब्राजील, इंडिया और यूएसए। 4 देश सबसे ज्यादा टोबैको बनाते हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, इंडिया के 4 बड़े स्टेट्स जो कि सबसे ज्यादा टोबैको का प्रोडक्शन करते हैं। हमारे यहाँ गुजरात का चरोतर रीजन जो कि खेड़ा में पड़ता है, आनंद डिस्ट्रिक्ट में, और सॉरी खेड़ा का चरोतर रीजन और आनंद डिस्ट्रिक्ट, हमारा आनंद डिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो ये सारी चीजें हमारे जो है मतलब टोबैको प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आते हैं, मतलब गुजरात के अंदर। 80% बीडी टोबैको, मतलब जो बीडी में यूज होने वाला टोबैको, टोबैको भी की वही वैरायटी है भाई, बीडी वाला अलग है, खाने वाला अलग है। तो बीडी वाला जो टोबैको है सबसे ज्यादा कहां बनता है? गुजरात। इंडिया का 80% अकेला गुजरात बीडी वाला होता है, मतलब बीडी पीने वाला जो है, सबको गुजरात को थैंक यू बोलना चाहिए। इसके अलावा यहाँ से गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, स्नफ, वो छींकने वाला सब बनता है इससे। हेल्थ के लिए हार्मफुल है भैया, जाहिर सी बात है, सबको पता है। सिक्किम जो है इंडिया का पहला स्टेट, ठीक है, जिसने
टोबैको पर बैन लगाया था, टोबैको वाले प्रोडक्शन, गुटखा उटखा पर बैन लगाया था। रबर जो है तो वो मिल्क से बनता है, लेटेक्स ट्री का जो मिल्क निकलता है उससे बनता है। एसिटिक एसिड इसके साथ मिक्स करके इसको कन्वर्ट किया जाता है, यूजफुल फॉर्म में हीट करके रबर बना दिया जाता है इसमें से। टायर ट्यूब वगैरह बनता है। हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट और हैवी रेनफॉल का एरिया चाहिए इसको उगाने के लिए। हॉट ह्यूमिड और हैवी रेनफॉल हमारे साउथ के एरिया से बनते हैं, तो जाहिर सी बात है साउथ के स्टेट्स ही इसमें आगे होंगे। फिर बोल रहे हैं मलेशिया जो है दुनिया में नंबर 1 पर आता है रबर के प्रोडक्शन में। फिर बात करें ये कुछ मेडिसिनल कॉन्डिमेंट्स, जैसे गुजरात के बारे में बता रहे हैं, फर्स्ट है किसके प्रोडक्शन में, कुमिन सीड्स, फेनल सीड्स, मतलब ये जीरा, सौंफ वगैरह और इसबगोल, इनके प्रोडक्शन में इंडिया, गुजरात जो है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है इंडिया में, और इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। तो देखा जाता है इंडिया का नाम रोशन कर रखा है गुजरात ने दुनिया में। इंडिया और किस मामले में आगे है, ड्राइड कोरिएंडर, सूखा धनिया, फेनुग्रीक, मस्टर्ड, सुआ, अजवाइन, ये सब के मामले में हम लोग मतलब एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर को। भाई मसालों के मामले में तो इंडिया ही आगे, भाई जाहिर सी बात है। दुनिया का 35% हिस्सा जो है वो इंडिया से ही आता है इनका। इसके अलावा ये जो चीजें हैं हमारी ब्लैक पेपर वगैरह वगैरह दुनिया के अंदर बहुत डिमांड में है हमारे यहाँ से। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करें तो सेकंड रैंक पर आते हैं हम लोग इनके प्रोडक्शन में, फिर से चाइना वाले आगे निकल गए हमसे। अब हमारे यहाँ क्या क्या, बनानास कहाँ के, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात के। एप्पल्स कहाँ के, J&K, हिमाचल, जाहिर सी बात है कश्मीरी सेव और हिमाचल के सेव फेमस है। ग्रेप्स उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल। अब भाई महाराष्ट्र आपको पता ही है ग्रेप्स के मामले में बहुत आगे है। इसके अलावा ये सब स्टेट्स हमारे जो उगाते हैं। अब हालांकि ग्रेप का प्रोडक्शन इंडिया में होता तो है बट सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों से इंपोर्ट करते हैं। टेक्निकल रिफॉर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स में बात करें टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, तो यहाँ बता रहे हैं पहले जो किसान है हमारे बकेट वकेट लेदर का वो सब यूज करते थे, मशक वसक, अब सबमर्सिबल पंप्स, मोनोब्लॉक पंप्स ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब मॉडर्न मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फर्टिलाइजर्स जैसे कि DAP, NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब चीजें यूज करने लग गए हैं, बायो फर्टिलाइजर वगैरह यूज करने लग गए हैं, हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल करने लग गए हैं सॉरी। किसानों को रेडियो, टीवी इन सब की मदद से या एप्स की मदद से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उनको गाइडेंस वगैरह दिया जाता है। DD किसान चैनल है, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, किसानों को डिटेल कुछ चाहिए फोन करके पूछ सकते हैं। एप्स बना दिए गए उनके लिए, एग्री मार्केट, आई खेडूत, जिसके थ्रू वो लोग अपना प्रोडक्ट का सेलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो बहुत काम किया गया है उनके हेल्प के लिए। ग्राम सेवक्स भी बनाए गए हैं जो अलग अलग जगहों पर जा जाकर लोगों को, गांव-गांव के एरिया में किसानों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, खेती के रिगार्डिंग हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग सेंटर्स बना दिए गए हैं हर जिले में, जिसके तहत किसानों को अलग अलग क्रॉप उगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं हर जिलों में। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं दंतीवाड़ा, जूनागढ़, आनंद और नौसारी, हमारे गुजरात के जो हिस्से हैं, यहाँ ऐसे बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनी हैं जो कि दुनिया और मतलब इंडिया के और भी हिस्सों में बनी हुई है, ये हमारे गुजरात वाले। अब यहाँ लोग एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, रिसर्च करते हैं वगैरह वगैरह होता है। इसके अलावा रिसर्च पर्पस के तौर पर ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, DAR, ये सारी चीजें हमारे यहाँ बनाई गई हैं नेशनल लेवल पर, ये रिसर्च वगैरह का काम करते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब जो नियम कानून ये सब बनाए गए हैं किसानों के हेल्प करने के लिए, ठीक है, कोई पॉलिसीज बनाई गई हैं तो वो सारी चीजें इसमें आएंगी। गवर्नमेंट ने लैंडलॉर्डिज्म को खत्म कर दिया है, जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से पहले छोटे किसानों के साथ चीटिंग होती थी, मतलब उनके साथ कह सकते हो अत्याचार होता था उनके ऊपर, वो सब खत्म हो चुका है। लैंड टू टिलर एक्ट बना दिया, जिसके तहत जो छोटे किसान थे, गरीब थे, जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी, अब उनको भी जमीनें मिल गई हैं, वो भी जमीनों के ओनर हो चुके हैं। डिस्पैरिटी खत्म हो गई है लैंड सीलिंग एक्ट की वजह से। पहले क्या था, जो बड़े जमींदार होते थे उनके पास बहुत जमीन है और छोटे वाले बेचारे उनके पास कुछ है ही नहीं, तो डिस्पैरिटी थी, गैप बहुत ज्यादा था, उसको कम कर दिया गया लैंड सीलिंग एक्ट बना के, जिसके तहत मतलब एक लिमिट होती है कि इतना ही जमीन आपके पास हो सकती है, उससे ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट छीन लेती थी और छोटे किसानों को दे देती थी। किसान क्रेडिट कार्ड जैसे सिस्टम चालू किया, क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है किसानों को जिसके से वो लोन ले सकें। उसके अलावा उनको सब्सिडीज वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है बहुत सारी चीजों के ऊपर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम चलाई गई, जिसके तहत उनको क्रॉप का इंश्योरेंस मिलता है। क्रॉप फेलियर हो गया, मतलब इंश्योरेंस लिया है, सस्ते दाम में इंश्योरेंस देते हैं, क्रॉप फेलियर हुआ तो पैसा मिलेगा उसके बदले में। इसके अलावा फाइनेंशियल हेल्प, एक तो इंश्योरेंस लिया है तो मिलेगा, और अगर इंश्योरेंस नहीं भी लिया है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ हेल्प करती है। अगर कोई मतलब मान लो क्रॉप फेलियर हो गया, कोई बीमारी की वजह से क्रॉप खत्म हो गई या ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया वगैरह, तो उस केस में गवर्नमेंट हेल्प करती है, बाढ़ के केस में भी हेल्प करती है, ठीक है, तो वो एक तरह का हो गया। फिर लीगल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है उनको, ताकि उनके साथ कोई चीटिंग मीटिंग ना करे। जैसे मार्केट्स होते हैं जहां पर बड़े स्केल पर ये चीजों की सेलिंग वगैरह एंड प्रोक्योरिंग होती है,
तो किसानों के साथ धोखाधड़ी करके लोग चीटिंग करके उनका पैसा हड़प लेते थे, वो सब चीजें ना हो इसके लिए उनको लीगल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको प्रोडक्ट्स को सेल करने में हेल्प की जा रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं, मार्केट एसोसिएशंस बने हुए हैं, वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेजेस सब बनाए गए हैं उनके लिए, ताकि किसानों को मैक्सिमम हेल्प प्रोवाइड की जा सके। फिर ऑर्गेनाइजेशंस कई बनी हुई हैं जो इनकी मदद करती हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल दिए हैं कुछ, जैसे नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नाफेड, और ग्रोफेड यानी गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन, ये संस्थाएं किसानों की मदद के लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, ठीक है। तो ये सारे हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वाले पॉइंट्स। और एक और पॉइंट यहां पर है, नहीं ये तो नहीं कह सकते, ये अलग पॉइंट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज हुआ है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, लिख सकते हो, लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉइंट्स अपने आप थोड़ा ध्यान देना है। देखो ये मतलब मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, थोड़ा ना जल्दी जल्दी के चक्कर में ना हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है ना, वही वाला केस हो जा रहा है। आप एग्जाम में मत करना। देखो ये भी उसी के पॉइंट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर लिख सकते हो आप। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके से इंप्रूव्ड सीड वेराइटीज डेवलप हुई, केमिकल फर्टिलाइजर इन सबका इस्तेमाल होने लग गया, जिसके से प्रोडक्शन काफी बढ़ा है हमारे यहाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बढ़ा है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बोल रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोडक्शन बढ़ाना। और प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, एनकरेज करना है उनको केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स ये सब इस्तेमाल करने के लिए। अब इसकी वजह से हमारे यहाँ वीट और पैडी के प्रोडक्शन में रिकॉर्ड इंक्रीज हुआ है। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन पे भी शॉर्ट नोट आ गया तो आप यहां से ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब जहां पहले हमारे यहाँ ना फूड की स्कैरसिटी होती थी, आज हमारे पास सफिशिएंट स्टोरेज है, अच्छा खासा जमा करके रखते हैं हम हमारे यूज के लिए। एक समय पर जब ड्रॉट वगैरह आता था तो हमारे यहाँ जो है ना लोगों के पास ना क्या भूखमरी आ जाती थी, लोग फेमाइन से मर जाते थे। अब वैसा नहीं होता, अब हमारे पास बफर स्टॉक मेंटेन्ड है, हम संभाल के रखते हैं स्टॉक। अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो लोगों के पास चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। बोल रहे हैं कि फूड ग्रेन के मामले में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है, और यही ग्रीन अचीवमेंट की एक लैंडमार्क अचीवमेंट है, हिस्टोरिक अचीवमेंट है, ऐसा कहा गया है। अब एक समस्या ये हो गई है कि हमारे यहाँ लोग अब कैश क्रॉप्स ज्यादा उगाने लग गए हैं, और इस वजह से फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन की कमी होने लग गई है, पल्सेस जैसी चीजों की कमी हो गई है प्रोडक्शन की। अब दूसरे देश जो है वो काफी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रहे हैं, और हम लोग इस मामले में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। तो अब हमें शायद बहुत जल्द एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, तो इंडिया की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का रोल क्या है, तो वो जो पीछे के पॉइंट्स हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे ना एग्रेरियन कंट्री वाले, वही कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, पर भाई यहाँ अलग से है तो इसको ऐसे भी याद रखना है। तो एम्प्लॉयमेंट, आधी पॉपुलेशन को देश की एम्प्लॉयमेंट यही देता है, जीडीपी का 17% ये देता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स उगाते हैं जिसकी वजह से हमको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, बेच के दुनिया के दूसरे देश का करेंसी आता है हमारे यहाँ। सेकंड रैंक पर आते हैं हम लोग एग्रीग्रीन प्रोडक्शन, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मामले में सेकंड रैंक पर है इंडिया। कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर जैसी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी मिलता है किससे, एग्रीकल्चर से। फूड में देता है ये लोगों को, तो ये सारे इसके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है हमारे एग्रीकल्चर के, ठीक है। हम लोग सेल्फ रिलायंट तो हो चुके हैं एग्रीकल्चर ग्रेन्स के मामले में, ठीक है, ये बता रहे हैं किसके वजह से, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी एक्ट बना दिया गया है, जिसके थ्रू हम लोगों को, गरीब लोगों को सस्ते दामों में अनाज अवेलेबल करवा पा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो वो तो हमारा जो पीछे था भैया, ये रोल ऑफ एग्रीकल्चर और ये हमारा इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से एग्रीकल्चर पर क्या असर पड़ा है, तो एक तो चीज की भाई वर्ल्ड मार्केट में इंडिया के प्रोडक्ट्स बिकने लग गए हैं, जिसकी वजह से किसानों को प्रॉफिट मिल रहा है, गवर्नमेंट को भी पैसा मिल रहा है, हमारा सामान दूसरे देशों में बिक रहा है। दूसरा है कि दूसरे देशों का भी सामान हमारे देश में मिलने लगा है। अच्छा, वो आगे देखते हैं। फिर ये क्या बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन द प्रोसेस टू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मेड वेरी सिंपल। पहले क्या था ना, ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो चीजों को दूसरे देश में भेजना, वहां से लाना बहुत मुश्किल काम होता था। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों काम आसान हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा सामान हम वहां बेच के पैसा कमा सकते हैं, या वहां से कुछ लाकर अपने देश में बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं। तो किसानों के लिए बहुत हेल्पफुल हो चुका है, ये कह सकते हो। हमारे यहाँ का कॉटन, चिली, तिल वगैरह चाइना के मार्केट में अवेलेबल हो गया है, वहां से या दुनिया के बाकी हिस्सों से फ्रूट्स वगैरह इंडिया में आने लग गए हैं, इंडिया में बिकने लग गया। देखो एग्जांपल्स मैंने डाल रखे हैं। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी सीड्स वगैरह भी अवेलेबल हो चुका है, लेकिन इसके साथ एक समस्या ये भी है कि ये बहुत महंगा है, इस वजह से जो है ना वो जो सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से किसान का जो काम है वो महंगा हो गया ना भाई। ऐसे सीड्स ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो ये सीड्स लाओ, ये सीड्स महंगे पड़ते हैं।
तो खेती थोड़ी महंगी हो गई है, ऐसा कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। पहले कम पैसे में भी खेती हो जाती थी, अब नहीं हो पाती है। बोल रहे हैं कॉटन और मेज जैसी चीजों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा है। इंपोर्ट जो है वो स्मूथ हो गया है। अब देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही स्मूथ हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दूसरे देश जो है वो अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सस्ते दाम में चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम वहां से इंपोर्ट करके अपने देश में बेच रहे हैं, तो अपने देश में अगर खुद उगाएं तो उसका कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है, जबकि दूसरे देश से सस्ते में आ जा रहा है। तो भाई जो लोकल हमारे किसान है उनको इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, कंपटीशन फेस करना पड़ता है। पेटेंट्स का दौर आ चुका है भैया। आपने कोई नया टाइप का क्रॉप डेवलप किया जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके, तो आपको उसका पेटेंट लेना जरूरी हो चुका है। आज की डेट में ऐसा है। और अगर किसी और ने पेटेंट ले लिया है किसी दूसरे दुनिया में किसी देश ने, तो आपको उसके पेटेंट के वजह से अब आपको उसको चार्ज देना पड़ेगा अगर आपने उसको उगाया अपने यहाँ। तो ये बड़ा लफड़ा है। ये पेटेंट वाला सिस्टम चालू हो चुका है, तो दुनिया भर में आपको अपने क्रॉप्स का पेटेंट लेना पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे, तो यहाँ एग्रीकल्चर खत्म होता है। मैंने कोशिश की कि छोटे में निपटाऊं, लेकिन चैप्टर बड़ा है और सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, तो भाई जाहिर सी बात है थोड़ा समय लगेगा। तो वीडियो को शेयर कर देना फटाफट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।